क्या निफ्टी 50 ने अपना टारगेट पूरा किया? क्या आगे निफ्टी और ऊपर जाएगा या करेक्शन आएगा? क्या शॉर्ट टर्म पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है? क्या मार्केट में कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट और संभावित करेक्शन के संकेत मिल रहे हैं? क्या अपर एंड लोअर स्टॉपर्स जरूरी होंगे? क्या रिस्क रिवार्ड का सही अनुपात बनाए रखना जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। पिछले हफ्ते हमने जो लेवल बताया था, निफ्टी ने उसे परफेक्टली हिट किया। अब हम मार्केट में कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट और संभावित करेक्शन के संकेत मिल रहे हैं। हम लोग अपर एंड लोअर स्टॉप जोन आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे ट्रेड बनाने में रिस्क रिवार्ड का सही अनुपात बनाया जा सके। तो इस हफ्ते कैसे ट्रेड करें, चलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का 17th वेव एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर कर चुका था। और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देखें कि 27 सितंबर 2024 से लेकर के 4 मार्च 2025 तक रफली 125 दिन का जो कि रफली हम लोग का मीडियम टर्म का करेक्शन होता है। मीडियम टर्म का करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब मीडियम टर्म का करेक्शन कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 5 मंथ्स का टाइम लगा और यहाँ पे कंप्लीट करने का पुनः यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है, जिसमें कि हम लोग का दोनों स्टेज यहाँ पे फुलफिल किया। फर्स्ट स्टेज में हम लोग का एक्स ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, जिसमें कि हम लोग का इस वेव को बनने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम फ्रेम में हमारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और सेकेंड स्टेज में जहाँ एक्स वेव से जब हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया था, इस पॉइंट से नीचे आने में रफली हम लोग का 18 डेज का टाइम लगा था, जबकि इस पॉइंट तक आने में हम लोग का 14 डेज में ही पूरा किया, जो कि सेकेंड स्टेज को फुलफिल करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म के ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल जब इस पॉइंट पे पूरा करके और इस शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का मीडियम टर्म का करेक्शन पूरा हो चुका और पुनः फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये भी एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग का वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स वेव से जब नीचे जेड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था, इसमें हम लोग का जो भी वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज किया। अब इसको हम लोग परफेक्टली देखना चाहते हैं, तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, जबकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब पिछले 4 वीक से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू था, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का पैटर्न कंप्लीट करके पुनः हम लोग का फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब यहाँ पर यदि हर वीक के इंडिविजुअल वॉल्यूम को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले वीक का जो वॉल्यूम था उसके पहले वाले वीक से हम लोग का ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज किया। प्राइस यहाँ पे हम लोग ऊपर बढ़ने की बजाय हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का ऊपर का पूरा करके और करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी हम लोग का ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग पुनः हम लोग डेली चार्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया और ऊपर जब पैटर्न कंफर्म किया और जिसका कि दोनों स्टेज फुलफिल किया, ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन होता है और जब भी हम लोग का पैटर्न कंप्लीट करके ऊपर की ओर तेजी स्टार्ट होता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसका लास्ट वेव
हमारा एक इम्पल्स वेव होना चाहिए और ऊपर में भी जो पैटर्न कंफर्म करता है, वो भी हमारा एक सबऑर्डिनेट वेव एक इम्पल्स वेव में कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक्स वेव के बाद जब नीचे की ओर जेड वेव के फॉर्म में आया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जब ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म किया, तो क्या इसका सबऑर्डिनेट वेव इम्पल्स वेव में है या नहीं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और इसके दोनों सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वेव बनाने के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम का जेड वेव था। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो ये हमारा 5 वेव में नहीं होकर के 3 वेव में कंटिन्यू किया और जबकि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3 या फिर ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और यही पॉइंट जैसा पिछले वीक भी आप लोग से डिस्कस किए थे, यदि हम लोग का 23,808 के पास जाता है, तो हमारा इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली देखें कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन जो दोनों स्टेज में होता है, दोनों स्टेज फुलफिल करके और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और पैटर्न कंफर्मेशन के बाद पुनः हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया कि जब भी पैटर्न कंफर्म करता है और उसका सबऑर्डिनेट वेव यदि 5 में होता है, तभी हम लोग मानते हैं कि हम लोग का यहाँ पे करेक्शन पूरा करके तेजी स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जब लास्ट वेव नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो ये भी हमारा 3 वेव में था, जबकि यहाँ से जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव भी हमारा 3 वेव में है, जो कि ये 1, 2 और थर्ड वेव इस पॉइंट पे हम लोग का 3 वेव में है, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि ए, बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी राइज होगा, ये करेक्टिव राइज होगा और आने वाले समय में करेक्शन पूरा करके पुनः फिर जब ऊपर जा कंटिन्यू करता है, तो लार्जर टाइम के करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा पैटर्न कंफर्मेशन का जो दोनों स्टेज है, वो फुलफिल किया। लेकिन जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया कि पैटर्न कंफर्मेशन होने के दरमियान उसका सबऑर्डिनेट वेव भी हमारा नीचे का भी 5 में होना चाहिए और जब ऊपर की ओर भी मूव करता है, तो हमारा सबऑर्डिनेट वेव 5 में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग का दोनों केस में नीचे का भी करेक्शन 3 वेव में हो रहा है, जबकि यहाँ से ऊपर जब कंटिन्यू किया, तो ये भी इसका भी सबऑर्डिनेट वेव हमारा 3 वेव में हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म का जो भी राइज होगा, एक करेक्टिव राइज होगा और करेक्टिव राइज पूरा करके जब भी नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है, तो पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, लेकिन पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का करेक्टिव राइज का पैटर्न कंफर्मेशन है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के हम लोग का शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव राइज में है, जबकि मीडियम टर्म के भी करेक्टिव राइज में है। तो आने वाले शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव राइज होगा। अब यहाँ पे यदि टाइम की बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल होने में रफली 18 डेज का टाइम लगा था, जबकि यहाँ से जब हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, जिसमें कि हम लोग का 14 डेज का टाइम लगा। लेकिन इसके सबऑर्डिनेट वेव को अब एनालाइज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वेव बनने में हम लोग का 4 डेज लगा, जबकि सेकंड वेव बनने में भी हमारा 4 डेज लगा और थर्ड वेव बनने में या फिर सी वेव फॉर्मेशन में हम लोग का 6 डेज लगा। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव बनने का जब नीचे करेक्शन में इंटर किया, तो जिसमें कि रफली हम लोग का 4 डेज का टाइम लग चुका है। तो यहाँ से जो राइज हुआ, उसके करेक्टिव फॉल में हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब करेक्टिव फॉल के तहत अभी भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो जैसा पिछले दिन भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का चूंकि 1, 2 और थर्ड वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए थे, या फिर हम लोग कहें कि ये बी और सी वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए थे। हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 22,350 का। तो अब हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 22,670 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 22,670 का। इसी को फॉलो करते हैं हम लोग करेक्शन में जब भी नीचे आता है, डिक्लाइन पे बाय करें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं, तो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 22,670 को फॉलो करें। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखें कि चूंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखें कि जब भी नीचे आता है और आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होता है, तभी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे या फिर इसे अनफोल्ड होने देंगे और जब भी आपका करेक्शन पूरा करके छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म करता है, तभी लॉन्ग पोजीशन बनाए और उसके बाद हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम पूरे वीक की बात करें, तो पूरे वीक में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा किया और उसका जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो जिसके तहत नीचे का ए, ई
और सी वेव के फॉर्म में नीचे रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,750 जबकि नीचे का 23,150 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए भी स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 22,670 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, तो हम लोग ऊपर का भी स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। तो ऊपर का अब हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया 23,870 का। तो अपर स्टॉप लॉस 23,870 को फॉलो करें और लोअर स्टॉप लॉस सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 22,670 को इसी अपर लोअर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ट्यूसडे को हम लोग का क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और उसका करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव उससे बेटर का हमारा ए वेव हो गया और उसका करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का बी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया या फिर हो सकता है कि पहले ऊपर जाकर के पुनः नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 23,700 और नीचे का 23,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,870 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से अभी नीचे रहने की संभावना है, जबकि वीकली पॉइंट व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट से भी अभी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है कि वीकली पॉइंट व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 22,670 का है, इसको फॉलो करें और इंटरडे के पॉइंट से जो ऊपर का स्टॉप लॉस है 23,870 का, इसी को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना है, जबकि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। तो यहाँ से जो भी फॉल होगा वो इस राइज का करेक्टिव फॉल है। यदि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेड करना चाहते हैं तो जब भी नीचे आता है आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होता है तो डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज के फॉल में ऊपर जाता है तब उसके लिए आप डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस दोनों को फॉलो करते हैं रेंज बाउंड में ट्रेड करें और सबऑर्डिनेट वेव मतलब 15 मिनट्स के चार्ट्स को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में मेरा एक्शन योग्य स्मार्ट ट्रेडिंग प्लान है। अगर आप सुरक्षित ट्रेड करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान में रखें। फर्स्ट, अपर स्टॉप लॉस अगर निफ्टी 23,870 तोड़ता है तो शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करें। सेकंड, लोअर स्टॉप लॉस अगर 26,670 होल्ड करता है तो पैनिक सेलिंग न करें। थर्ड, बेस्ट एंट्री जोन जब तक स्मॉलर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन न मिले तब तक ट्रेड न करें। फोर्थ, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 या बेहतर सेटअप फॉलो करें। मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो वेव को समझकर ट्रेड करता है, न कि इमोशंस के साथ। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।